या फिर जो हमने प्रेडिक्शन दिया उससे अगर बदलता है, इधर आते हैं नतीजे, तो वो एनालिसिस या वो जो हम लोग अपने दर्शकों को सही तरीके से तभी समझा पाएंगे जब हम इन जो मार्जिनल सीट्स हैं जिनमें जो है हम लोग लेते हैं सिर्फ 3% तक के जो है मार्जिन से स्विंग होने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से ही ये सीटें वो की गई, जो कि 62 सीटें हैं जिन पे आज के तारीख में 23 पे कांग्रेस को लीड है, 34 पे बीजेपी को और अन्य को जो है 5 सीटों पे है। और वही हम कह रहे हैं कि अगर ये सारी सीटें 62 सीटें जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग ट्रैक कर पाए कि इन पार्टीज के फेवर में जा रही हैं, अगर वो बिल्कुल खालिद, यानी 62 सीटों में ही पूरा पेच फंसा हुआ है। ये 62 सीटें कहां जाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे भी हम बात करें। देवांगी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? एक तो 62 सीट वाला पेच और दूसरा बड़ा सवाल, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर 5-6 सवाल आम जनमानस के मन में है। मैं उन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों से भी लेने की कोशिश करें, लेकिन आप ये बताइए, तो 62 सीट का पेच और दूसरा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लेकर आई तो उसका कोई फायदा होता वो नहीं दिख रहा, क्योंकि एग्जिट पोल जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि चंबल रीजन की अगर बात करें, क्योंकि वो सिंधिया का गढ़ नहीं हो तो कांग्रेस का गढ़ है। हाँ बिल्कुल, वो जो कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो तो यही कह रहा है कि वो मुश्किल है, वो बात नहीं पूरी होगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं शायद चूक हुई कि वो उन्होंने थोड़ा सा साइडलाइन किया। अगर साथ लेकर चलते तो ये आंकड़ा और बदल सकता था, ये हम शुरू से कह रहे हैं। वही चीज़ हमने राजस्थान में देखी, मजबूती से लड़ रहे हैं वहाँ अशोक गहलोत भी। तो ये दो मुख्यमंत्री जिनको उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने थोड़ा दरकिनार किया, वो अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और दोनों एग्जिट पोल जो हैं वो यही बता रहे हैं। जी राकेश जी, आपके पास आऊंगा। आप ये बताइए कि 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि अलग अलग क्षेत्रों के हैं सांसद, तो एक माहौल बनेगा उस क्षेत्र में, उस इलाके में कि हमारे इलाके से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे इलाके से भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वहां तो 4 रीजन में तो कांग्रेस एक तरफा बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजीज का कोई फायदा नहीं होता हुआ दिखा? राकेश शुक्ला जी, यदि इस आंकड़े को देखें तो निश्चित तौर पे आप ग्वालियर चंबल में जाएंगे तो ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी। और वहाँ जो आंकड़ा आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराश करने वाला है। फिर आप महाकौंसल में आइए तो महाकौंसल से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी और आपके फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, ये 3 बड़े चेहरे आपके महाकौंसल में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लाज बचाने वाली बघेलखंड में इस बार प्रदर्शन खराब दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा फिगर लाई थी उसमें 40 सीटें, 56 में 40 सीट से ज्यादा बघेलखंड की सीटें थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी उस बघेलखंड में बहुत कमजोर हुई है, क्योंकि आप ग्वालियर और चंबल में आप देखेंगे तो पिछली बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो कांग्रेस को अच्छा वोट मिला था, कांग्रेस की सीटें जीती। लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हुए उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उसका कारण यह था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वीकार्यता और उनके जाने का असर यह हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आप यदि गए हो तो उसका परिणाम हम आपको देंगे और भाजपा को हराया गया। लेकिन उसका परिणाम तो भाजपा भुगत रही है ऐसा दिख रहा है अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है। राकेश जी, आप तमाम लोग हमारे साथ बने हो, लेकिन इस बीच तेलंगाना के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। एक बार फिर से जल्दी से रोमाना का रुख करेंगे। रोमाना, तेलंगाना में किस तरह की तस्वीर दिख रही है? सुप्रीम एग्जिट पोल की कवरेज में आप 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं, बिल्कुल आखिरी राज्य तेलंगाना जहां आज ही वोट पड़े हैं, उसका आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। और आप देख रहे हैं ये हैदराबाद शहर जिसके नाम को लेकर जबरदस्त तार पार रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार दावा करती रही कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर भाग्यनगर इसका नाम कर दिया जाएगा। ये हैदराबाद का 4 मीनार, और 4 मीनार से आंकड़ा यह कहता है कि इस बार वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस
आगे 41% वोट शेयर के साथ, बीआरएस पिछड़ती हुई 39% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर और बीजेपी तीसरे नंबर पर, लेकिन डिस्टेंट थर्ड बहुत पीछे इस वक्त नजर आ रही है। और ऐसे में अगर यही आंकड़ा सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए तो फिर सबसे आगे कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है। 49 से 65 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई, बीआरएस 38 से 54 सीटों पर दूसरे नंबर पर पिछड़ती हुई, बीजेपी 5 से 13 पिछली बार के मुकाबले बेहतर करती हुई। लेकिन यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी जीत, सुप्रीम एग्जिट पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभर रही है और कांग्रेस अपने दम पर तेलंगाना में बहुमत का आंकड़ा छू रही है। पिछली बार 2018 में 19 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, बीआरएस के खाते में 88 सीटें गई थी और इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल गई और बिल्कुल वो माने तो तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तेलंगाना की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है और बीआरएस कांग्रेस के ठीक बाद, यानी तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, सरकार बना सकती है। तेलंगाना में सरकार बनाने के आसार है। इस वक्त की बड़ी खबर, एग्जिट पोल में कांग्रेस को 49 से 65 सीट मिलने का अनुमान, यानी कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और बीआरएस की अगर बात करें तो 38 से 54 सीट बीआरएस को मिल सकती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम जानेंगे वो सवाल जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि आखिरकार जो ये एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आया है, इस आंकड़े के बाद जो सवाल पूरे चुनाव में उठते रहे, उन सब तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस ब्रेक के बाद। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा, हौसलों को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा, रोशनी के टुकड़ों से अंधेरे को हरा के मैं बनाऊंगा, उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा, बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाऊंगी मैं तो बनेगा भारत। The vertical velocity is now being constantly reduced. India is on the mode. बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाऊंगा मैं तो। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर।